नमस्कार। गीता आईएएस में आप लोग का स्वागत है। समय बर्बाद न करते हुए आज क्लास 46वीं है 46। हमने इससे पहले पिछली क्लास में बात की थी थीसिस, एंटीथीसिस, सिंथेसिस की। ठीक है, आज हम उसके आगे बढ़ेंगे। आज हम बात करेंगे कि इमोशनल इंटेलिजेंस के सबसे वैज्ञानिक और गहराई से बताए गए मॉडल की। ठीक है, जिसे सैल्वोई और मेयर ने सबसे पहले 1990 में पेश किया था। ठीक है, इन्हीं दोनों ने, ये जो सैल्वोई है और मेयर है, इन दोनों ने 1997 में एक डिटेल 4 ब्रांच मॉडल दिया था, जिसमें इमोशनल इंटेलिजेंस से जुड़ा हुआ 4 ब्रांच मॉडल उसको बोलते हैं, उन्होंने इन दोनों ने दिया था। अब इसमें क्या है, पहला पार्ट तो ये है कि 1990 में एक रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ था, जिस रिसर्च पेपर का नाम था इमोशनल इंटेलिजेंस। ठीक है, उस पेपर का रिसर्च पेपर का टाइटल था इमोशनल इंटेलिजेंस, सैल्वोई एंड मेयर, इमेजिनेशन, कॉग्निशन एंड पर्सनैलिटी, जो कि 1990 में पब्लिश हुआ था। ठीक है, तो इस रिसर्च पेपर में कहा क्या गया था, इस रिसर्च पेपर में ये बोला गया कि सबसे पहले जैसे इमोशनल इंटेलिजेंस को एक बुद्धिमत्ता की तरह देखा गया, इमोशनल इंटेलिजेंस को एक बुद्धिमत्ता की तरह देखा गया है। ये एक बड़ी बात थी, क्योंकि इससे पहले जो है हम IQ, इंटेलिजेंस क्वोशिएंट को ही बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देते थे, प्राथमिकता देते थे। लेकिन जब ये रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ तब हम जो है इमोशनल क्वोशिएंट यानी इमोशनल इंटेलिजेंस को भी प्राथमिकता देने लगे कि IQ तो ठीक है लेकिन EQ भी होना बहुत ज़रूरी है। तो इस रिसर्च पेपर में यही बोला गया कि IQ होता है वैसे ही EQ भी होता है, जैसे IQ होता है वैसे EQ भी होता है। तो हमें इस जिसे सीखा और मापा जा सकता है। इस रिसर्च पेपर का थीम यही था कि जैसे IQ है वैसे EQ भी है, जिसे सीखा और मापा जा सकता है। ठीक है, मेज़र किया जा सकता है। तो इस रिसर्च पेपर का मेन मोटिव ये था कि भावनाओं को समझना भी उतना ही ज़रूरी है जितना गणित या तर्क से। ठीक है, जैसे हम लॉजिक की बात करते हैं, मैथ की बात करते हैं, तो लोग बोलते हैं इनको समझना बहुत ज़रूरी है। तो ये रिसर्च पेपर इस बात पे जोर दे रहा था कि हाँ ठीक है, गणित और तर्क को समझना ज़रूरी है, लेकिन इमोशंस को भी समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसको नज़रअंदाज हम नहीं कर सकते। ठीक है, ये उसकी बात करता था ये रिसर्च पेपर का सीधा सा नाम है इमोशनल इंटेलिजेंस, जो आपके टॉपिक का नाम है। और रिसर्च पेपर का जो टाइटल था वो था सैल्वोई और मेयर, इमेजिनेशन, कॉग्निशन एंड पर्सनैलिटी, 1990। ये था रिसर्च पेपर का टाइटल। ठीक है, अब जो है इमोशनल इंटेलिजेंस के 4 शाखाओं के बारे में बात करी गई। इन दोनों ने बोला कि इमोशनल इंटेलिजेंस की 4 ब्रांच है। तो सबके मन में ये आया कि कौन सी चार ब्रांच है, वो उसके बारे में थोड़ा हमें डिटेल में बताइए। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि देखो, पहला है परसीविंग इमोशंस, यानी हिंदी में इसको कहते हैं भावनाओं को पहचानना। दूसरा बताया इन्होंने भावनाओं का उपयोग करना, यानी यूजिंग इमोशंस। फिर तीसरा इन्होंने बताया भावनाओं को समझना, अंडरस्टैंडिंग इमोशन। ठीक है, फिर इन्होंने चौथा बताया कि भावनाओं को संभालना भी ज़रूरी है, यानी मैनेजिंग इमोशंस। तो ये 4 मॉडल इमोशंस के 4 शाखाएं बताई इन्होंने। अब एक एक को समझना है कि परसीविंग इमोशंस क्या होता है, मतलब भावनाओं को पहचानने का मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या है। ठीक है, एक एक करके समझेंगे। परसीविंग इमोशंस यानी भावनाओं को पहचानना जब हम बोलते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि अपने और दूसरों के चेहरे, आवाज़, हाव भाव या शब्दों से उनकी भावना पहचान लेना, यानी एक्सप्रेशन देख के पहचानना कि उनके मन में चल क्या रहा है। ठीक है, इसको बोलते हैं परसीविंग इमोशंस, यानी अपने खुद का भी, दूसरों का भी, उनके चेहरे, उनके बोलने का तरीका, उनके हाव भाव या शब्दों से उनकी भावना पहचान लेना, यही होता है परसीविंग इमोशंस। ठीक है, उदाहरण के लिए मान लीजिए आपकी माँ चुप है, कुछ नहीं बोल रही, ठीक है, लेकिन चेहरे से आप समझ जाते हैं कि वो दुखी हैं। ठीक है, अब चुपचाप बैठी है, किसी मुंह लटका के बोल नहीं रही, आप बोल रहे फिर भी कुछ नहीं बोल रही, तो वो समझ जाते हैं आप कि कुछ तो मामला गड़बड़ है, दुख है या दुखी है या कुछ तो हुआ है। ठीक है, तो ये है परसीविंग इमोशंस, देख के पहचानना, चेहरे के हाव भाव देख के पहचानना। तो ये पहला कदम है। जैसे डॉक्टर पहले लक्षण पहचानता है ना, फिर इलाज करता है, बिल्कुल वैसे ही ये पहला लक्षण होता है। परसीविंग इमोशन पहला लक्षण है कि देख के आप पहचान लिए कि हाँ दुखी तो है। फिर दूसरा आता है यूजिंग इमोशंस। ठीक है,
यूजिंग इमोशन यानी भावनाओं का उपयोग करना। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि जब आपके अंदर कोई भावना जैसे खुशी, गुस्सा, दुख, डर आता है तो उस भावना को अपने सोचने या काम करने में मदद के लिए इस्तेमाल करना, उस भावना का यूज़ करना अपने काम के लिए। ठीक है, यानी भावनाओं में बहना नहीं है बल्कि भावना की ताकत से कुछ अच्छा करना है। ठीक है, भावनाओं में बह नहीं जाना है, उसका प्रयोग करना है कि अच्छा ठीक है हमको गुस्सा आ रहा है तो इसका उपयोग कहाँ कर सकते हैं जो प्रोडक्टिव हो। हम दुखी हैं तो दुख का कहाँ प्रोडक्टिविटी यूज़ किया जा सकता है। हम दुखी हैं तो इसका इस्तेमाल कहाँ किया जा सकता है, किस किस सिचुएशन में रख के हम इनका अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ये वही कह रहा है। तो इसे ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे भावना एक ऊर्जा की तरह होती है। ठीक है, इमोशंस एक एनर्जी की तरह होती है। अगर आप उसे सही दिशा दोगे तो वो आपको एकदम रचनात्मक यानी क्रिएटिव बना सकती है। अगर गलत दिशा में दिया तो वो आपको तोड़ भी सकती है, नुकसान भी कर सकती है। ठीक है, उदाहरण के लिए एक एक एग्जाम्पल लेंगे यूजिंग इमोशंस को समझने के लिए। मान लीजिए आप उदासी का उपयोग कैसे करेंगे। आप उदास हैं, ठीक है, तो उसका उपयोग क्या है? अगर आप उदास हैं क्योंकि दोस्त ने आपकी बात नहीं मानी है, आपने कुछ कहा अपने दोस्त से, आपने बात नहीं मानी तो आप थोड़ा उदास हो गए कि यार मैंने इसके लिए इतना किया और मैं एक बात बोल रहा हूँ तो कर नहीं रहा है। ठीक है, तो आप उदास हो गए। तो आपने सोचा कि चलो अपनी भावनाएं लिखते हैं। आप उदास हो गए तो आप लिखते हैं। तो आपने एक सुंदर सी कविता या डायरी का पन्ना लिख दिया। ठीक है, आपने डायरी लिखी, उसमें एक कविता अच्छा सा खासा लिख दिया अच्छे से। ठीक है, तो आपने क्या किया, अपने उदासी को अपने कला में बदल दिया। आप उदास है, उसमें कविताएं रच दी। तो दिशा आपने सही दे दी ना अपने इमोशंस को कि अब उदास है, बैठ के थक के अपने को तोड़ने से ज़्यादा बेटर है कि कलम चला ले। उस उदासी में कुछ लिख दिया आपने, डायरी लिख दी, एक पन्ना, कुछ भी, तो आपने रचनात्मक किया। अब दूसरा एग्जाम्पल समझिए, आप गुस्से में, अब तो गुस्से का उपयोग कैसे करेंगे क्रिएटिविटी में कि गुस्सा अगर आ गया तो क्या करना है। मान लीजिए आपने कोई काम किया, आपके किसी काम का किसी ने आपके काम का मजाक उड़ा दिया। ठीक है, तो गुस्से में झगड़ा नहीं किया आपने। हो सकता है मजाक उड़ा दिया तो आपको गुस्सा आ गया, तो आपने गुस्से में झगड़ा नहीं किया। आपने सोचा अब मैं और मेहनत करूंगा ताकि सबको दिखा सकूं। ठीक है, तो आपने गुस्से से प्रेरणा ली। ठीक है ना, मोटिवेशन बना पे। आपको गुस्सा आया तो आपने उससे मोटिवेशन लिया कि ना चुप रहना है, बोलना नहीं है, अब इसको उनको करके दिखाना है। ठीक है, तो आपने मोटिवेशन लिया गुस्से से, तो आपने सही दिशा दे दी गुस्से को। तीसरा है डर का उपयोग। यूजिंग इमोशंस में डर का उपयोग। डर का उपयोग कैसे करेंगे? मान लीजिए इंटरव्यू से पहले आपको बहुत डर लग रहा है। ठीक है, पैर थर काँप रहे, नर्वस हैं बहुत ज़्यादा। तो आपने डर को गंभीरता में बदला। आपने समझा उसको और गंभीरता में बदला और ज़्यादा तैयारी की और बेहतर तैयार होकर आया। तो डर ने आपको सावधान और बेहतर बना दिया। आपने सही दिशा पकड़ ली। हो सकता है डर के मारे आप छोड़ भी देते इंटरव्यू पूरी तरीके से कि चलो एक बार हार गए अब इंटरव्यू में, तो अगली बार आप इंटरव्यू देंगे नहीं। यूपीएससी की तैयारी में या जब आप इंटरव्यू देते हैं तो ऐसा होता है कि एक बार इंटरव्यू हो गया, लिस्ट में नाम नहीं आया, तो हो सकता है कोई लोग छोड़ दे, लेकिन कुछ लोग कहते नहीं हम और मेहनत करके जाएंगे, भले इस बार हेजिटेट रहे लेकिन अब हम और बेहतर करेंगे और अपने आप को करके जाएंगे, प्रेजेंट करेंगे। तो ऐसा होता है, बेहतर करके आप जाते हैं और बेहतर परफॉर्मेंस होती है, उस हिसाब से आपको रैंक मिल जाती है। तो अब इसको समराइज करें तो बोलते हैं कि यूजिंग इमोशंस का मतलब है, एक लाइन में बोले तो भावना को ईंधन बनाना, बोझ नहीं। मतलब एक इमोशंस को फ्यूल की तरह लेना, उसको बोझ, कचरा, डस्ट की तरह नहीं लेना। आपको गुस्सा आया, उसको सही दिशा दी। आप उदास है, उसको सही दिशा दी। ठीक है, ऐसे। तीसरा है अंडरस्टैंडिंग इमोशन, यानी भावनाओं को समझना। अब भावनाओं को समझना से क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जब आप सोचते और समझते हैं कि कोई भावना क्यों आई, जब आप सोचते हैं ना कि और समझने की कोशिश करते हैं ये भावना मेरे मन में क्यों आई, किस वजह से बदलेगी और उसका क्या असर पड़ेगा, तो इसे कहते हैं भावनाओं को समझना। आपके अंदर कोई गुस्सा, डर या किसी भी तरीके की भावना है तो आप ठहरते हैं, रुकते हैं, उसको सोचते हैं कि क्यों आया ये, हम इसको कैसे बदल देंगे। अगर इस पर्टिकुलर सिचुएशन में हमको अगर इसको बदलना हो, हमें इसे रिएक्ट नहीं करना है तो बदलना है, और इसका अगर ऐसा कर दिया, जो अगर मुझे गुस्सा आया, अगर मैं गुस्सा कर गया तो इसका क्या असर पड़ेगा, ये सोचना समझना, इसको कहते हैं अंडरस्टैंडिंग इमोशंस, भावनाओं को समझना। 4 ब्रांच मॉडल में वो तीसरा है, मॉडल का तीसरा हिस्सा है ये,
यानी सिर्फ भावना महसूस नहीं करना है, बल्कि उसके पीछे की कहानी को पहचानने की कोशिश करना है। ये होता है अंडरस्टैंडिंग इमोशंस। ठीक है, इसे ऐसे समझेंगे कि जैसे डॉक्टर बीमारी देखकर उसका कारण खोजता है, वैसे ही समझदार इंसान जो है भावना देखकर उसका कारण समझता है कि क्यों आया। अगर मैं इसका रिएक्ट कर गया, मान लीजिए मुझे गुस्सा आ गया, तो अगर मैंने रिएक्ट किया तो उसका क्या असर पड़ेगा, कैसे, क्यों आ रहा है मुझे गुस्सा, अब मैं गुस्से का डायरेक्शन बदल सकता हूँ कि नहीं बदल सकता हूँ, ये सारी चीज़ें, इसे कहते हैं अंडरस्टैंडिंग इमोशन। खुद के इमोशंस को समझना और दूसरों के भी। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि अपने अंदर की भावना को आपको समझना है, अपने अंदर की भावना समझना है, मतलब आप बार बार गुस्सा कर रहे हैं, ठीक है, फिर सोचते हो कि शायद मैं थक गया हूँ या मुझे किसी की बात से चोट लगी है, तो आपने अब समझ लिया है कि गुस्सा असल में दुख या थकान की वजह से है। तो यह है भावना को समझना। कहने का मतलब यह कि आप अपने बार बार गुस्सा कर रहे हैं, तो आप ये समझ जाते हैं कि हो सकता है मुझे गुस्सा इसलिए आ रहा है क्योंकि मैं वो थक गया हूँ, मुझे किसी की बात से जो है चोट लगी है, इस वजह से, मतलब मुझे ठेस लगा है किसी बात से, अब कोई कुछ बोल रहा है तो मुझे हर बात पे गुस्सा आ रहा है। तो आपने उसके पीछे का कारण समझा कि मैं थक गया हूँ, ये कारण था। तो इस कारण को समझ लेना ही भावनाओं को समझना है। ठीक है, और दूसरों की भावनाओं को समझना। ठीक है, आपका दोस्त बहुत चुप है, आप सोचते हैं कि शायद उसका किसी से झगड़ा हुआ है या घर में दिक्कत है, यानी आपने उसकी चुप्पी के पीछे का कारण समझ लिया। ठीक है, तो ये दूसरों की भावनाओं को समझना है। अब भावना का असर समझना। भावनाओं के असर, मैंने बोला ना कि भावनाओं, अगर आपने कुछ गुस्से में कर दिया तो उसका क्या असर पड़ेगा, उसको समझना। कि आप जानते हैं कि अगर आपने गुस्से में बोलेंगे तो बात बिगड़ सकती है, ऐसा हो सकता है कि बिगड़ जाए, तो इसलिए आप शांत रहते हैं। तो ये भावना के असर को समझना है कि आप अगर गुस्सा करेंगे तो इसका इम्पैक्ट कुछ हो सकता है, इसलिए आप रुकते हैं। ठीक है, तो एक लाइन में अगर हम बोले कि अंडरस्टैंडिंग इमोशन का मतलब होता है भावनाएं क्यों आई, कहाँ से आई और आगे क्या असर डालेंगी, यह समझना। यही है अंडरस्टैंडिंग इमोशंस। मैनेजिंग इमोशंस, भावनाओं को संभालना, सही तरीके से संभालना। मैनेजिंग इमोशंस क्या मतलब इसका आसान मतलब ये है कि जब आप आप जो है गुस्सा, डर, दुख या खुशी जैसी भावनाएं आपके मन में आती हैं, ठीक है, आप में आती हैं, तो उसे दबाना नहीं है और उसे फटने नहीं देना है। ना उसको दबाना है ना उसको फटने देना है, बल्कि शांति से समझकर सही दिशा में चलाना है। इसे कहते हैं भावनाओं को संभालना या मैनेजिंग इमोशंस। ठीक है, सरल शब्दों में, साफ शब्दों में बोलेंगे तो भावनाओं को संभालना मतलब दिल की बात को दिमाग से कंट्रोल करना। ठीक है, भावनाओं को संभालने का मतलब है दिल की बात को दिमाग से कंट्रोल करना। दिल बोल सकता है ना कि आपकी भावनाएं बोल सकती है कि मार दो, पीट दो, लेकिन दिमाग से कंट्रोल करता है नहीं, इसका गलत इम्पैक्ट पड़ सकता है, डोंट डू दैट, इस तरीके की बातें अंदर से आती है ना, द्वंद्व रहता है आपके दिमाग के अंदर हमेशा। तो बस वही है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए गुस्सा आ गया है आपको, ठीक है, गुस्सा आ रहा है, बहुत ज़्यादा क्रोधित हैं आप, गुस्सा आ रहा है आपको, तो किसी ने बुरा कह दिया है, तो आप गुस्से में कुछ उल्टा बोल सकते थे, ठीक है, पर आपने गहरी सांस ली। गुस्सा आया लेकिन आपने गहरी सांस ली, चुप रहे, तो आपने गुस्से को फूटने नहीं दिया बल्कि संभाल लिया। यही है मैनेजिंग इमोशंस। गुस्सा आया लेकिन आपने गुस्से को फूटने नहीं दिया बल्कि गहरी सांस ली, ताकि गुस्सा भी कम हो जाए और मैं बम की तरफ फटूँ भी नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो एक लाइन में ये बोलेंगे कि भावनाओं को संभालने का मतलब ये है कि जब दिल गर्म हो तो दिमाग को ठंडा रखना। दिमाग से काम लो, ये सारी बातें आएंगी। ठीक है, अब जैसे ग्लोबल लिंक किया जाए इसका, वैश्विक लेवल पर अगर लिंक किया जाए तो 2023 में गूगल ने अपने एम्प्लॉयज़ के लिए इमोशनल इंटेलिजेंस बेस्ड रेजिलियंस ट्रेनिंग शुरू किया है। तो वो ये देखना चाहते हैं, ट्रेनिंग उनको दे रहे हैं कि आप केवल आईक्यू में ही तेज़ मत रहो, लेकिन लोगों की भावनाओं को समझने में भी आप बेहतर रहो। इसीलिए इमोशनल इंटेलिजेंस बेस्ड रेजिलियंस ट्रेनिंग शुरू की उन्होंने। ठीक है, ये ट्रेनिंग उन्होंने कंप्लीट कराई। ठीक है, दूसरा है 2022 में जो है फिनलैंड और साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया नहीं, साउथ कोरिया, फिनलैंड और साउथ कोरिया ने भी अपने स्कूल शिक्षा में, स्कूल एजुकेशन में इमोशनल इंटेलिजेंस को अनिवार्य कर दिया है कि आप इसको
एक सिलेबस का हिस्सा बनाइए और लोग इस पे ध्यान दें, इस बात का भी आप ध्यान दें। ये 4 ब्रांच हो गई जो मैंने अभी बात बताया ना कि सॉल्वी और मेयर का 4 ब्रांच मॉडल: परसीविंग इमोशंस, यूजिंग इमोशंस, अंडरस्टैंडिंग इमोशंस और मैनेजिंग इमोशंस। ये 4 चीज़ें हो गई, ठीक है। अब हमें ये समझना है कि डेनियल गोलमैन, अब बात करेंगे कि हम डेनियल गोलमैन के इमोशनल इंटेलिजेंस मॉडल की, जो 1995 में है और दुनिया भर में बहुत चर्चित हुआ था। इस मॉडल ने इमोशनल इंटेलिजेंस को घर घर तक पहुंचाया है। डेनियल गोलमैन, इसका एनालिटिकल पार्ट, सारी चीज़ें दी गई हैं कि कैसे कहाँ इस्तेमाल किया जा सकता है इमोशनल इंटेलिजेंस के उस 4 ब्रांच मॉडल का, आप पढ़ लेंगे इसमें। लेकिन अब हमें पढ़ना है डेनियल गोलमैन, ये चौकोरमैन नहीं, डेनियल गोलमैन। तो हमको ये समझना है, इनकी एक किताब थी, ठीक है, इनकी किताब थी, किताब का नाम था इमोशनल इंटेलिजेंस वाई इट कैन मैटर मोर देन IQ। बुक का ही नाम है कि इमोशनल इंटेलिजेंस वाई इट कैन मोर देन IQ। अगर आप बुक को देखना, एक सेकेंड, नहीं, बुक आप गूगल कर लेंगे तो आपको बुक के बारे में पता चल जाएगा। तो इमोशनल इंटेलिजेंस वाई इट कैन मैटर मोर देन IQ, ठीक है। तो क्यों IQ से भी ज़्यादा ज़रूरी है, भावनात्मक बुद्धिमत्ता क्यों IQ से भी ज़्यादा ज़रूरी है? इन्होंने बोला, गोलमैन बोल रहे हैं कि देखिए, सफल इंसान वो नहीं है जो सिर्फ बुद्धिमान है, IQ है, बल्कि वो है जो अपनी और दूसरों की भावनाओं को समझता है, संभालता है, इस्तेमाल करता है, ठीक है। तो वो जो है ज़्यादा बेहतर व्यक्ति है। और अगर इसमें एक बेहतर एग्जाम्पल देना हो तो रतन टाटा, इंडियन बिजनेसमैन व्यक्ति है रतन टाटा, जिनका जो है देहांत हो गया है, उनको इस कैटेगरी में रखा जा सकता है। अगर मैं बोलूँ तो मैंने AI मॉडल्स, बहुत सारे AI चैटबॉट्स हैं, उनसे बोला कि अगर मैं इस कैटेगरी में किसी को रखना चाहूँ तो क्या रतन टाटा फिट बैठते हैं? तो उसने एक लाइन में बोला कि हाँ, रतन टाटा एकदम फिट बैठते हैं। और बहुत सारे और अडानी, अंबानी और इन सब जैसे इंडस्ट्रियलिस्ट का नाम लिया, जो बिजनेसमैन है उनका नाम लिया, तो उन्होंने बहुत मॉडरेट उत्तर दिया कि नहीं, पूरी तरीके से नहीं रह सकते। लेकिन रतन टाटा का नाम उन्होंने तुरंत लिया कि हाँ, उनको इमोशनल इंटेलिजेंस की कैटेगरी में बहुत ज़बरदस्त तरीके से रखा जा सकता है, क्योंकि वो दूसरों की भावनाओं को संभालते थे, समझते थे और उसी तरीके से वो काम भी करते थे। वो कह सकते हैं कि कस्टमर सर्विस को बहुत ही प्रायोरिटी देते थे कि उनको सर्विस अच्छी मिलनी चाहिए, ठीक है। अगर वो ऐसा कुछ नहीं, अगर सर्विस में कोई दिक्कत होती है तो मार्केट से अपना नाम नहीं खराब करना चाहते थे। वो अपना नुकसान झेल जाएंगे लेकिन सामने मार्केट में अपना नाम खराब नहीं करना चाहते थे, ठीक है। तो गोलमैन का ये कहना था कि सफल इंसान वो नहीं है जो सिर्फ बुद्धिमान है, बल्कि वो है जो अपनी और दूसरों की भावनाओं को समझता, संभालता है, ठीक है। मतलब जिसका इमोशनल क्वोशंट ज़बरदस्त हो, न कि केवल IQ, ठीक है। अब जो है गोलमैन ने इमोशनल इंटेलिजेंस को 5 हिस्सों में बांटा, ठीक है। डेनियल गोलमैन ने इमोशनल इंटेलिजेंस को 5 हिस्सों में बांटा। पहला था सेल्फ अवेयरनेस, दूसरा सेल्फ रेगुलेशन, तीसरा मोटिवेशन, चौथा एम्पैथी और 5वां था सोशल स्किल्स, ठीक है। एक एक करके समझेंगे, ठीक है, कि सेल्फ अवेयरनेस का क्या मतलब आत्म जागरूकता का मतलब क्या है। आत्म जागरूकता का मतलब ये है कि मुझे पता है कि मैं अभी खुश हूँ, गुस्से में हूँ या दुखी हूँ और क्यों हूँ, ठीक है। यानी इसका कहने का मतलब ये है कि मुझे ये पता है कि मैं क्यों खुश हूँ, मुझे क्यों गुस्सा आ रहा है, मैं क्यों दुखी हूँ, मैं इसका क्यों का मतलब जानता हूँ, क्यों का जवाब है मेरे पास कि मैं क्यों दुखी हूँ, क्यों नहीं। तो इसे कहते हैं आत्म जागरूकता। एग्जाम्पल के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं कि परीक्षा से पहले तुम्हारा मन बेचैन हो रहा है, ठीक है। तुम पहचान लेते हो कि ये डर है, आप पहचान लेते हैं कि ये डर है, ठीक है। और इसलिए आपको घबराहट हो रही है। घबराहट क्यों हो रही है? क्योंकि परीक्षा का डर है। तो आप इस बात को पहचान रहे कि हाँ, परीक्षा है, इसीलिए मुझे डर रहा हूँ, थोड़ा घबराहट है परीक्षा की वजह से। तो इसे कहते हैं सेल्फ अवेयरनेस। आप अपनी भावनाओं को जानते हैं क्यों हो रहा है। अब दूसरा है सेल्फ रेगुलेशन, आत्मनियंत्रण। क्यों है? भावनाओं को फोड़ने नहीं, मोड़ने की कला होनी चाहिए। आत्मनियंत्रण का मतलब ये है कि भावनाओं को फोड़ना नहीं है,
मोड़ने की कला होनी चाहिए। सेल्फ रेगुलेशन मतलब आपको गुस्सा है तुरंत गुस्सा नहीं करना है, गुस्से को घुमा देना है सही डायरेक्शन में ताकि नुकसान ना हो। एग्जाम्पल के लिए कोई आपको चिढ़ा रहा है, चिढ़ाना समझ रहे हैं, चिढ़ा रहा है आपको, लेकिन आप चुप रहकर शांत जवाब देते हैं। ठीक है, आपको चिढ़ाया जा रहा है लेकिन आप शांत होकर जवाब दे रहे हैं, चिढ़ा नहीं रहे हैं आप भी। तो गुस्से में कुछ तोड़ने की बजाय पानी पीते हैं आप। गुस्सा आया तो आप पानी पिए, लंबी सांस लिए, डायरेक्शन मोड़ रहे हैं, गुस्सा नहीं करना। तो ये सेल्फ कंट्रोल है और ये इमोशनल क्वोशेंट यानी इमोशनल इंटेलिजेंस का सबसे मजबूत हिस्सा है। सेल्फ कंट्रोल से या सेल्फ रेगुलेशन बोले, ठीक है। सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ रेगुलेशन ये इमोशनल क्वोशेंट और या इमोशनल इंटेलिजेंस का सबसे मजबूत हिस्सा है। सेल्फ रेगुलेशन, आत्मनियंत्रण या सेल्फ कंट्रोल, अपने आप पे नियंत्रण बहुत ज़बरदस्त रखना। तीसरा है मोटिवेशन, आंतरिक प्रेरणा। ठीक है, मतलब क्या है इसका? मोटिवेशन से समझ में आ रहा होगा क्या होगा ना। तो आंतरिक प्रेरणा का मतलब कि बिना किसी इनाम या डर के खुद के लिए काम करना, इसका मतलब ये है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपको कोई कह नहीं रहा है, अगर मान लीजिए आपको कोई कह नहीं रहा है, फिर भी आप रोज़ यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। आपको कोई कह नहीं रहा है लेकिन आप रोज़ सुबह यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, मतलब अपने टाइम पे उठ जा रहे हैं, अपने से ब्रश मंजन सारी चीज़ें अब मैनेज करके फिर अपना पढ़ाई में बैठ जा रहे हैं। कोई बोल नहीं रहा है पढ़ने के लिए कि आप पढ़े ना पढ़े, लेकिन आप फिर भी बैठ रहे पढ़ने। ये क्या है? ये सेल्फ मोटिवेशन है। तो आप हार नहीं मानने के बजाय खुद को कह रहे हैं कि एक दिन मैं ज़रूर आईएएस बनूंगा। तो आपको कोई नहीं कह रहा, आपको कोई जोर नहीं दे रहा कि आपको ये नहीं कर रहा, आपको वो नहीं कर रहा, लेकिन आप अपने आप ही उठ रहे हैं, टाइम पे उठ जा रहे हैं, टाइम पे सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो अपने आप को सेल्फ तरीके से मोटिवेट किए हुए, डिसिप्लिन है, आप में डिसिप्लिन दिख रहा है पूरी तरीके से। तो क्या बोलेंगे आप? मोटिवेट है, आप में सेल्फ मोटिवेशन है। तो ये इमोशनल मोटिवेशन है, समझ में आया? अब चौथी बात ये है इम्पैथी यानी सहानुभूति, मतलब दूसरे के दिल की बात बिना बोले समझ जाना। अब इस इम्पैथी से इम्पैथी का पूरा अंतर हम समझेंगे यहाँ पे, जनरल सेंस में हम पढ़ेंगे कि दूसरों की बात बिना बोले समझ जाना, इतना ही मानेंगे। एग्जाम्पल के लिए, दोस्त बोल रहा है मैं ठीक हूँ, लेकिन आप उसकी आवाज़ से जान लेते हैं कि वो दुखी है। कोई दोस्त बोला कि हाँ हेलो, आपने पूछा दोस्त से और भाई कैसे हो, तो वो बोला हाँ भाई मैं ठीक हूँ, ऐसे बोला। तो आपको लग गया कि नहीं यार कुछ तो मामला गड़बड़ है इसका, तो आप समझ गए कि कुछ दुखी है। मान लीजिए माँ कुछ नहीं कहती, लेकिन आप जानते हैं कि उसे तकलीफ़ है कुछ, कोई माता जी हैं आपकी, कोई कुछ बोल रही हैं, आप भी कुछ बोल रहे हैं, लेकिन उनकी बातों से लग रहा है कि कुछ मामला गड़बड़ है, बात से समझ में आ रहा है। तो ये इम्पैथी है जो इंसान को इंसान बनाती है। ठीक है, आप समझ जा रहे हैं सारी चीज़ें। इसको इतना ही समझ लेना कि बिना किसी के बातें को बोले आप उसके बारे में समझ जा रहे हैं कि कुछ तो दिक्कत है, यही है इम्पैथी। ठीक है, अभी इम्पैथी और सिंपैथी डिटेल में आएगा अगली क्लास में, फिलहाल के लिए इतना ही। सोशल स्किल्स, पांचवा है सोशल स्किल्स, सामाजिक जागरूकता। क्या मतलब इसका? इसका मतलब ये है कि लोगों से अच्छे संबंध बनाना, टीम में काम करना, झगड़ा सुलझाना। ठीक है, टीम बनाओ अच्छी से, उनके साथ काम करो। झगड़ा अगर हो रहा है तो टीम मैनेजमेंट का हवाला देके कहो कि यार हम दोस्त हैं, मित्र के झगड़े करने से क्या होता है, सुलझाने की कोशिश करना। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आपने दोस्त के झगड़े को प्यार से सुलझा लिया। प्रेजेंटेशन में आपको सबको जोड़कर बात की, आपने सबको जोड़कर बात की, कोई हर्ट नहीं हुआ। ठीक है, इमोशनल क्वोशेंट आखिरी लेकिन ज़रूरी भाग है, समझ में? अभी हम ये बोलेंगे कि सोशल स्किल्स में हमने अभी हमको डिफरेंस समझना है। ये हो गया सोशल स्किल। ठीक है, अब सोशल स्किल्स में हमें सेल्फ मोटिवेशन और ऑटो सजेस्टिव मोड क्या है ये समझना है। ठीक है, सेल्फ मोटिवेशन और ऑटो सजेस्टिव मोड क्या है हमको ये समझना है। हमने अभी क्या पढ़ा था? पांच मॉडल पढ़े थे हमने डेनियल गोलमैन के, सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रेगुलेशन, मोटिवेशन, एम्पैथी और सोशल स्किल्स। ठीक है,
अब हमको ये पढ़ना है कि सेल्फ मोटिवेशन और ऑटो सजेस्टिव मोड क्या है। समझते हैं। सेल्फ मोटिवेशन यानी स्व प्रेरणा, ये वो इसको बोलते हैं कि ये ताकत है कि कह सकते हैं एक पावर है जो आपको खुद से काम करने और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। ठीक है, बिना किसी के बाहरी दबाव के, कोई आपके दबाव नहीं है। इसको कहते हैं सेल्फ मोटिवेशन, जो आप खुद से सारी चीज़ें करते हैं। मतलब अगर कोई आपको करो या मत करो नहीं कह रहा, फिर भी आप खुद से काम कर रहे हैं, तो वह सेल्फ मोटिवेशन है, अपने से काम करने। आपको यूपीएससी की तैयारी करने के लिए कोई दबाव नहीं डाल रहा है, ठीक है, लेकिन आप फिर भी कर रहे हैं, रोज़ कर रहे हैं, पूरी ईमानदारी के साथ कर रहे हैं, डिसिप्लिन के साथ कर रहे हैं, सुबह से शाम तक, रात तक अगर तबाही मचाए हुए हैं, तो ये कहते हैं, इसको सेल्फ मोटिवेशन बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए वही मान लीजिए, वही सेम एग्जाम्पल की मान लीजिए कि आप रोज़ 5 बजे उठकर पढ़ाई करते हैं। कोई आपको उठने के लिए बोल नहीं रहा है, लेकिन आप खुद उठ जाते हैं, क्योंकि आपने तय किया है कि आपको लिए ये ज़रूरी है। आपने तय किया, खुद से वादा किया कि करना ही है, कुछ भी हो जाए, टूट जाए, फूट जाए, फट जाए, करके रहेंगे। तो इसको सेल्फ मोटिवेशन बोलते हैं। ठीक है, ऑटो सजेस्टिव मोड क्या है? ये सेल्फ मोटिवेशन में ही कैटेगराइज कह सकते हैं, या ये कह सकते हैं कि एक बड़ा सर्कल बनाए हम, ऐसा ये है। और सेल्फ मोटिवेशन तो उसी के अंदर है ऑटो सजेस्टिव मोड, ये ऐसा बनेगा। तो ऑटो सजेस्टिव मोड का मतलब ये होता है कि आपका मन खुद को सकारात्मक सुझाव देता है। ये क्षमता है एक तरीके से ऑटो सजेस्टिव मोड। आप हमेशा बोलते रहते हैं ना, जैसे आप सेल्फ मोटिवेटेड तो रहते हैं, लेकिन कभी कभी बोलते हैं नहीं मैं कर सकता हूँ, मैं करूँगा, मैं बेस्ट हूँ, मैं सबसे अच्छा हूँ, मैं कर लूँगा। ठीक है, जो ये वर्ड बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं, यही ऑटो सजेस्टिव मोड है। खुद को दिलासा देना बार बार, या खुद को मोटिवेट करते रहना, खुद को, इसे कहते हैं ऑटो सजेस्टिव मोड। ठीक है, बार बार ये बोलते रहना कि मतलब कि मैं जो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट व्यक्ति हूँ, मैं पॉजिटिव व्यक्ति हूँ, मैं किसी भी काम को करने को उतारू हूँ तो मैं करके रहता हूँ, मान लेता हूँ, मैं छोड़ूंगा नहीं, एक बार बोल दिया सो बोल दिया। ठीक है, एक बार मैंने जो कमिटमेंट कर दी, फिर तो मैं अपने बाप की भी नहीं सुनता, या अपने आप की भी नहीं सुनता। ये सुनते होंगे फिर एक मूवी में सलमान खान का सीन है ना, डायलॉग, ये मूवी में एक डायलॉग बोलता है कि एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी, फिर तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। यही है ऑटो सजेस्टिव मोड। ये जो बोल रहा है ना लाइन, ये इसको कहते हैं ऑटो सजेस्टिव मोड, कि एक बार ही तो अगर वो बार बार अपने क्या कर रहा है, अपने आप को मोटिवेट करके बोल रहा है कि देखो मैंने तय कर लिया, अब तो मैं करके रहूँगा। ठीक है, बार बार ये बोलते रहना, ये कहते हैं ऑटो सजेस्टिव मोड इसको। ठीक है, सेल्फ मोटिवेशन खुद से काम करने की प्रेरणा, ऑटो सजेस्टिव मोड खुद को पॉजिटिव सोच देने की एक कह सकते हैं टेक्निक है, अपने आप को पॉजिटिव बनाए रखने की। और कोई दिन रात ये कहता रहे कि मैं आत्महत्या कर लूँगा, मैं आत्महत्या कर लूँगा, मैं आत्महत्या कर लूँगा, तो उसको ऑटो सजेस्टिव मोड नेगेटिव सेंस में ले लेंगे कि नहीं, उसको हटाओ उसको यार। ऑटो सजेस्टिव मोड का नेगेटिव पार्ट हो जाएगा वो, कि अपने आप को मारने के लिए प्रेरणा ले रहा है। ठीक है, अब ये हमको ये समझना, ये हो गया ऑटो सेल्फ मोटिवेशन हो गया, उसी का सब पार्ट हो गया ऑटो सजेस्टिव मोड। अब हमको ये समझना कि सेल्फ मोटिवेशन और सोशल स्किल का संबंध क्या है। ठीक है, सेल्फ मोटिवेशन और सोशल स्किल का रिश्ता क्या है, संबंध क्या है इनका। यानी सोशल स्किल यानी सामाजिक कौशल। सोशल स्किल का सीधा सा मतलब है कि दूसरों के साथ अच्छे से बात करें, समझ रहे हैं, घुल मिल कर रहे हैं। ठीक है, काम करने की क्षमता, घुल मिलकर काम करने की क्षमता। इसमें क्या शामिल होता है, बातचीत करना, टीम में काम करना, दूसरों की भावनाओं को समझना, ये सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है, तो इसका रिलेशन क्या है सेल्फ मोटिवेशन से। इसका रिलेशन सेल्फ मोटिवेशन आपको खुद में कॉन्फिडेंस और इनिशिएटिव देती है। जब आप खुद मोटिवेटेड होते हैं तो दूसरों के साथ इंटरेक्ट करना आसान हो जाता है। ठीक है, यानी ऑटो सजेस्टिव मोड आपको पॉजिटिव माइंडसेट देता है, जिससे आप दूसरों के साथ अच्छे से व्यवहार और सोशल स्किल दिखा पाते हैं। समझ में आया? जब आप खुद मोटिवेट रहेंगे, कॉन्फिडेंट रहेंगे, तब जो है फिर आप बार बार बोलेंगे कि नहीं नहीं मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मैं पॉजिटिव हूँ, मैं दूसरों से मिल सकता हूँ, घुल मिल सकता हूँ। तो क्या होगा, पहले तो सेल्फ मोटिवेशन आएगा, फिर उसके बाद ऑटो सजेस्टिव मोड आएगा, फिर ऑटो सजेस्टिव मोड ही आपको हेल्प करेगा सोशल स्किल डेवलप करने में। समझ में आया? मान लीजिए अगर आप साई व्यक्ति है, बहुत ही साई व्यक्ति मतलब इंट्रोवर्ट टाइप के व्यक्ति हैं, शर्माते हैं, तो अपने आप को बार बार बोलते हैं कि मैं लोगों से बात कर सकता हूँ, हाँ मैं कर सकता हूँ बात, मैं नहीं डरता, मैं लोगों से बात कर लूँगा। तो धीरे धीरे आपका दिमाग इसे मान लेता है,
ठीक है, आपका दिमाग, आपका न्यूरॉन्स आपको उसका संकेत पहुंचता रहता है बार बार, तो न्यूरॉन्स भी थक जाते हैं, कहते हैं यार हाँ ठीक है यार तुम बात कर सकते हो जाओ। तो फिर क्या होता है कि सोशल स्किल इंप्रूव होती है इससे, दिमाग मान लेता है तो सोशल स्किल भी इंप्रूव होगी, आप जाके सच में बात करने लगते हैं। सेल्फ मोटिवेशन आपको ये याद दिलाता है कि मैं अपनी टीम में योगदान दे सकता हूँ, जिससे आप आपके सोशल स्किल एक्टिव रहते हैं हमेशा। समझ में? सेल्फ मोटिवेशन, ऑटो सजेस्टिव मोड एंड देन सोशल स्किल, ये चार्ट बनेगा ऐसा। समराइज करेंगे इसको तो सेल्फ मोटिवेशन आपके अंदर की ताकत, ऑटो सजेस्टिव मोड आपके दिमाग को पॉजिटिव बनाना, सोशल स्किल दूसरों के साथ जुड़ने की क्षमता, यही होता है पूरा रिलेशन। समझ में आ गया क्या क्या था आज? तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग गीता आईएएस। PDF लिंक सब मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, देख लीजिएगा।